हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द रोश। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोदी गवर्नमेंट के 7 सालों में इकोनॉमी का क्या हाल रहा। अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ की, इन्फ्लेशन की, गरीबी दर की और मैन्युफैक्चरिंग की। बहुत सी बातें हैं, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। पीएम मोदी ने अपने टेन्योर में जो बातें कही थी, जो बड़े बड़े टारगेट्स रखे थे, उनमें से कुछ भी पूरे नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है कि शुरू ही नहीं हुए, लेकिन जो टारगेट था वो एक भी रीच नहीं हो पाया है। 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी थी, लेकिन अभी से माइनस में चल रही है, तो फिर आगे का क्या ही कहें। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो बातें उन्होंने कही थी, उनमें से आधे भी नहीं कंप्लीट हो पाए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने मन की बात में कहा कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 7 सालों में हो गया। और ये बात कई मायनों में सच भी है। इकोनॉमी, रोजगार से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक रिकॉर्ड तोड़ दुर्गति हुई है। 2020-21 के जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। हम सभी को पता है भारत की जीडीपी -7.3% तक गिर गई है। सरकार अपनी 7 साल की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन क्या विडंबना है कि 7 साल पहले 2014 में जीडीपी ग्रोथ थी 7.14%। चलो माना कि अभी कोरोना का कहर है, लेकिन 2019-20 में भी हम महज 4.18% की ग्रोथ पर थे। पहले की बात करें 2014-15 में 7.41% जीडीपी ग्रोथ थी और 2020-21 में ये -7.3% है। पर कैपिटा ग्रोथ 2014 में 6.1% थी और 2019 में 3.1% है। सैलरी में बढ़ोतरी 2014 में 10% हुई थी, जबकि 2020 में 6.1% हुई है और कई लोगों की तो वो भी नहीं हुई। जिस मेक इन इंडिया का शेयर हर मेले और हर मॉल में दहाड़ा करता था, आज वो भीगी बिल्ली बनकर कहीं दुबक गया है। वादा था कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, लेकिन CMIE के अकॉर्डिंग 2016-17 में करीब 5 करोड़ लोग ही इस सेक्टर में काम करते थे। 2020-21 में इसमें सिर्फ 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। यानी कहा तो हम मेक इन इंडिया के जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुगना रोजगार पैदा करना चाहते थे और आधे हो गए हैं। 2014 में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 15% था, जबकि 2019 में ये 14% पर आ गया है। जब भारत ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था, तब वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान 13% था, जो अब बढ़कर 16% हो गया। श्रीलंका में अभी भी ये 16% है और थाईलैंड में 27%। वहीं इंडोनेशिया में 19%, फिलीपींस में 19%, बांग्लादेश तक में इस बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान 16% से बढ़कर 18% हो गया। थोड़ी आसान भाषा में समझे तो NSSO के डेटा के अकॉर्डिंग 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% थी, जो पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा थी। अभी की बात करें तो जुलाई 2021 में CMIE के नंबर्स के अकॉर्डिंग बेरोजगारी दर 11.8% है। इस साल नौकरी पेशा लोगों की ये हालत है कि करीब 1 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। जो नौकरी में है उनकी सैलरी कम बढ़ रही है या फिर बढ़ ही नहीं रही है। एक एनुअल सैलरी सर्वे के अकॉर्डिंग 2014 में सैलरी में बढ़ोतरी 10% थी, जो कि 2020 में सिर्फ 6.1% ही रह गई है। सैलरी बढ़ी नहीं, महंगाई जरूर बढ़ गई है। अच्छे दिन आएंगे का वादा करके आई सरकार ने पेट्रोल डीजल में आग लगा रखी है, ये तो हम सभी को पता है। जून 2014 में पेट्रोल का दाम दिल्ली में 71 रुपए 51 पैसे था, जो कि जुलाई 2021 में 100 रुपए का हो गया है। इसी तरह जून 2014 में डीजल का प्राइस 57 रुपए 28 पैसे था, जो कि जुलाई 2021 में करीब 90 रुपए के आसपास आ गया है। कहने को तो तेल के दाम बाजार पर बेस कर दिए गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम घटते गए और सरकार ने ड्यूटी बढ़ाकर उनके रेट बढ़ाते गए और आम आदमी पर प्रेशर डालती गई। दिल्ली में अरहर की दाल जून-जुलाई 2013 में 70 रुपए पर केजी के आसपास थी, जबकि वही जुलाई में ये 180 रुपए पर केजी के आसपास आ गई है। किसी भी हाउसवाइफ से पूछ लीजिए, उनका राशन का बिल लगभग दुगना हो गया है। दिल्ली में जो सरसों का तेल 2014 में 90 रुपए पर लीटर के आसपास मिलता था, अब वो जुलाई में 171 रुपए पर लीटर हो गया है। और अगर वहीं आप किसी से पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी, तो फिर वो हो सकता है आप पर गुस्सा भी हो जाए, क्योंकि इस साल बहुत से लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है और जिनकी बढ़ी है वो काफी कम बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2014 में भारत का जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ 6.187% था, जबकि 2019 में ये लगभग आधा होकर 3.12% हो गया है। हम NRC बनाकर बांग्लादेशियों को देश में घुसपैठ से रोकना चाहते हैं, लेकिन अब वो खुद ही नहीं आएंगे। बांग्लादेश में जीडीपी पर कैपिटा 2014 के 4.86 करोड़ से बढ़कर 2019 में 7.03% हो गया है। वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड हमसे बढ़ चुका है, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमसे काफी इंप्रूव हो गई है। 2014-15 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ग्रोथ 8.84% था, जबकि 2020-21 में ये -2.49% हो गया है। आपने देखा होगा ट्रंप का किस तरह से स्वागत किया गया था। ट्रंप के आने पर इर्द गिर्द दीवार खड़ी की गई थी, लेकिन हमारी गरीबी उचक उचक कर दुनिया को अपना मनहूस चेहरा दिखा रही है। 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 76 कंट्रीज में से 55 था, जबकि 2020 में भारत 107 देशों में से 94 नंबर पर है। प्यू रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में भारत की मिडिल क्लास जनसंख्या 3.2 करोड़ कम हो गई है, जबकि 7.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा
के नीचे चले गए हैं। यानी जिस मिडिल क्लास को रईस बनने का ख्वाब दिखाया गया था वो सिकुड़ रहा है और वो और गरीब हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इस साल अडानी ने कमाई में जेफ बेजोस और इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स की अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंबानी ने जैक मा को पीछे कर दिया है। ये जरूर है कि अरबपतियों के मामले में भारत नंबर 3 पर आ गया है और जीडीपी की तुलना कॉर्पोरेट का मुनाफा इस साल 10 साल में सबसे ऊपर पहुंच गया है। सारी लिस्टेड कंपनियों ने ओवरऑल मुनाफा इस साल 57.6% बढ़ाया है। इससे हुआ यह है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो गए हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो गए हैं। अमीर और गरीब में खाई बढ़ाना उपलब्धि है तो वाकई तारीफ होनी चाहिए इस सरकार की। कहाँ तो किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा लेकर आए थे और आज करीब 8 महीनों से किसानों से जंग चल रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2014 में 5,650 किसानों ने सुसाइड किया था, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,957 हो गया है। नोटबंदी और जीएसटी की डबल मार। पहले तो ये गवर्नमेंट नोटबंदी के नाम पर लोगों को गोल गोल घुमाती रही। पहले कहा कि काला धन लेके आएंगे, भ्रष्टाचार भगाएंगे, फिर बोले आतंकवाद रोकेंगे, फिर आ गए डिजिटल पेमेंट करेंगे। नोटबंदी से ये सब कितना हुआ मालूम नहीं, लेकिन छोटे मोटे कारोबारियों का बेड़ा गर्क जरूर हुआ है। रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। टैक्स व्यवस्था को सरल करने चले थे लेकिन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब एक बिजनेसमैन सरकारी खाना पूर्ति में सिर खपाए या फिर कारोबार में दिमाग लगाए। जीएसटी नाम के लाइसेंस राज ने ये एक ऐसा कहर ढाया कि ये अब जाकर किसी भी छोटे मोटे कारोबारी से पूछ सकते हैं। जीएसटी पर स्टेट अलग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा हक मारा जा रहा है, जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ। कोरोना पैंडेमिक के दौरान खर्च बढ़ा है, स्टेट्स कहते रहे कि हमारा खर्चा बढ़ा है, हमारे हिस्से का पैसा हमें दीजिए। तो सेंटर ने कहा कि कर्ज ले लो, फिर खुद कर्ज लिया उन्होंने और फिर अभी यह ऐलान हुआ है कि राज्यों को उनका मुआवजा चुकाने के लिए सेंटर को 1.5 लाख करोड़ का कर्ज लेना होगा। कोई ताजुब वाली बात नहीं है कि पीएम मोदी अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए अपने इन मास्टर स्ट्रोक्स की बात नहीं करते। अच्छा ये भी नहीं है कि हमारी हालत बिगड़ी है तो सरकार से शिकायत कर लें। भूखे सोना है और रोना मना है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 में भारत की रैंकिंग 140 नंबर पर थी, जबकि 2020 में भारत 142वें नंबर पर पहुंच गया है। धर्म के बेस पर हम सिटीजनशिप दे रहे हैं। यूएपीए, सीएए, एनआरसी को लेकर अंदर बाहर आलोचनाएं हो रही हैं। कश्मीर में हम शांति का दावा करते हैं और कश्मीरियों के दिल में कैसा तूफान मचा है वो नहीं बताते। उनको पिंजरे में बंद कर रखा है, कर्फ्यू लगा रखा है और इसी को ये शांति कहते हैं। फिर चौंक जाइए कि अमेरिकन संस्था फ्रीडम हाउस ये कहने की जरूरत महसूस कर रही है कि भारत आजाद से थोड़ा सा कम आजाद हो गया है। हम नकार देते हैं, हमारी मर्जी दूसरा नैरेटिव ना चले, इसलिए ट्विटर से अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, व्हाट्सएप से पंगा है और घर में आवाज उठे तो फिर उनको जेल में डाल दो। बाहर कोई आलोचना करे तो उसको साजिश बता दो, ये हमारा इंटरनल मैटर है ये कह दो। आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, बिजली पानी सड़क, फ्री का राशन, रसोई गैस पर सब्सिडी, किसानों को 6,000 रुपए, वाकई ये सब उपलब्धियां हैं। लेकिन 70 साल से सरकारें यही तो करती आ रही थी। बेसिक चीजें देने को मेहरबानी बताती आई है ये सरकार। फिर कैसे ये सरकार कहती है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हमने किया है। ये तो बेयर मिनिमम है, हमें तो मैक्सिमम का ख्वाब बेचा गया था। विदेश शासन के शुरुआती सालों में मोदी डिप्लोमेसी का डंका था, या कम से कम माहौल बनाया गया था। मजाक बनता था कि मोदी आजकल किस देश के लिए उड़ने वाले हैं। उतनी उड़ानों से आज हम कहां पहुंचे। नेपाल तक हमें आंख दिखाता है, चाइना चढ़कर आ गया है। देश से झूठ बोला गया कि चाइना ने 1 इंच जमीन नहीं ली, तो हमारे सैनिक फिर शहीद क्यों हुए। और बाद में जो खुद सरकार ने कहा कि चाइना पीछे हट रहा है, उसका क्या मतलब, कहां तक चीन आ गया था ये इन्होंने क्लियर कभी नहीं बताया। ट्रंप की मोहब्बत में विदेश नीति की रवायत भूले हैं और फिर अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में चीयर लीडर बने हैं। अमेरिका ने ट्रंप से ब्रेकअप कर लिया और बाइडेन आ गए और अब फिर ये क्या करेंगे। जयशंकर जी तब कमला हैरिस से मिलना नहीं चाह रहे थे, अब कमला वाइस प्रेसिडेंट हैं तो उनको भी झेलना होगा। 2014 से 16 में इंटरनेशनल मीडिया हमारे पीएम के बारे में क्या छापता था और अब क्या छाप रहा है, ये उपलब्धि है। कोरोना ऑक्सीजन पर अदालतों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि कोई भी पानी पानी हो जाए, लेकिन नहीं, किसी पर भरोसा नहीं है। आरएसएस पर तो है। अब भागवत जी ने भी ये कह दिया है कि कोरोना पर सरकार गफलत में रही है। ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि देश के खिलाफ साजिश कर रहा है संघ। वैसे ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट के सारे ही स्टार्टअप फेल रहे हैं, लेकिन वो टारगेट नहीं अचीव कर पाए जो उन्होंने बना कर रखा था। डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 पर आ गया है। इसके अलावा पिछली गवर्नमेंट के कंपेयर में सबसे ज्यादा हाईवे इस गवर्नमेंट ने बनाए हैं और भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें तो टारगेट में कमी है। इस गवर्नमेंट ने टारगेट इतने बड़े बड़े कर लिए और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कैसे उस टारगेट को अचीव करना है, ये इन्हें नहीं पता। आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर बढ़िया लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके।